आज के इस वीडियो में हम बल को समझेंगे। बल जिसे अंग्रेजी में हम फोर्स कहते हैं। तो देखते हैं बल क्या है। बल के लिए यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। स्थिति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है और अपन ने उसको बल लगा करके उसको यहाँ विस्थापित कर दिया, तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। दूसरा है वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। गति का मतलब ये है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो गति करना शुरू कर देगी जब अपन बल लगाएंगे, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है तो उसके वेग में परिवर्तन कर देंगे। जैसे उसकी स्पीड पहले मान लीजिए कम है तो अपन और अधिक बल लगा करके उसे धक्का दे करके उसकी वेग को गति को बढ़ा सकते हैं। या कोई वस्तु तेजी से चल रही है उसे हम ब्रेक लगा करके या खींच करके उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। और कोई वस्तु गतिशील है तो उसे हम खींच करके या ब्रेक लगा करके पूर्णतः रोक भी सकते हैं, विश्राम अवस्था में भी ला सकते हैं। तो गति में परिवर्तन का पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है बल लगा करके हम वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रबड़ है, उसे हम खींच रहे हैं तो उसका आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो बल के कारण ही हो रहा है। यह तो बात हुई कि बल क्या है, उसे क्या क्या अपन परिवर्तन होते हैं। अपन भौतिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार अपन ये पढ़ेंगे। बल जो है वो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। देखिए बल हमेशा बल के लिए दो वस्तुएं चाहिएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन को टेबल है उसको खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो एक तो वस्तु हम है, खुद है मनुष्य, यहाँ पर एक वस्तु ऑब्जेक्ट है। दूसरा वो टेबल है जिसे हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं। ठीक है, तो दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया का मतलब यह है कि वस्तु को धक्का देना, जिसे अपन विज्ञान की भाषा में अपकर्षित करना भी कहते हैं, और किसी वस्तु को खींचना, खींचने को अपन अभिकर्षित करना भी कहते हैं। यानी किसी वस्तु को धक्का देना और उसको खींचना, ये हमारी दो वस्तुओं के बीच की अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अब इसका फार्मूला क्या बनता है? एफ यानी कि फोर्स बल इज इक्वल टू एम। एम का मतलब है मास, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, और ए का मतलब है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का जो है ए इज इक्वल टू होता है अपना त्वरण का मान कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टी। तो यहां देखिएगा ये जो वी स्क्वायर जो है वस्तु का अंतिम वेग है और यू जो है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है। ठीक है, इसे हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर एफ जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान और ए उसका त्वरण। तो इस फार्मूले से यहाँ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल समझने हैं, याद करने हैं। और इसका हम जानते हैं कि एम जो है द्रव्यमान, उसका मात्रक होता है केजी, किलोग्राम, और त्वरण जो है ए, इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही अपन न्यूटन कहते हैं। न्यूटन जो वैज्ञानिक है उनके सम्मान में रखा गया है बल का मात्रक न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब यह है ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। नाम ही क्या? सदिश। सदिश यानी दिशा सहित, जिसमें दिशा हो। जैसे हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं तो उसमें वस्तु किधर विस्थापित हो रही है, हम खींच रहे हैं तो वस्तु किस दिशा में विस्थापित होती है, तो ये हमें दिशा भी दर्शाता है। तो इसे अपन सदिश राशि कहेंगे। बल के मापन की जो एसआई अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति के अंदर इकाई है वो न्यूटन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और बल की जो दूसरी इकाई है सीजीएस इकाई यूनिट जो है वो डाइन है। ठीक है, और ये जो डाइन और जो यूनिट है इन दोनों में एक रिलेशन है, संबंध है। ये क्या है कि 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है, हमें इसको भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे बलों के प्रकार। मुख्य रूप से बलों को कई भागों में बांटा गया है।
लेकिन यहां हम आसानी से समझने के लिए पहले बात करेंगे संपर्क बल की। ठीक है, संपर्क बल का मतलब यह है दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। जैसे उसमें अपन पेशीय बल पढ़ेंगे और दूसरा बल पढ़ेंगे घर्षण बल। घर्षण बल और पेशीय बल जो दोनों बल हैं ये संपर्क बल के उदाहरण है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण है या कौन सा एक बल जो है वो असंपर्क बल का उदाहरण है। तो दूसरा अपन जो पढ़ेंगे आगे असंपर्क बल, उसमें स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल। उसमें क्या होता है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे के स्पर्श नहीं करती हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, वो असंपर्क बल कहलाएगा। तो चलिए अपन पहले बात करते हैं संपर्क बलों के अंदर। वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। अब संपर्क बल का जो उदाहरण है अपने दो है, पहले हम पढ़ेंगे पेशीय बल और अगला फिर बाद में पढ़ेंगे घर्षण बल। तो जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, पेशीय बल, पेशी यानी कि मांसपेशियां, मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं, तो इसे क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे भोजन का आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाना, हम जब भोजन चबाते हैं मुंह में और आहार नाल के अंदर आगे वो जब गति करना शुरू करता है, छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में, तो यहां पर भी हमारी जो आहार नाल की जो मांसपेशियां हैं उनका नाम है सवर्णी पेशियां। कौन सी पेशियां हमारी आहार नाल में, सवर्णी पेशियां। ये जो सवर्णी पेशियां हैं, ये सवर्णी पेशियां भोजन को आगे धकेलती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो बल लग रहा है मांसपेशियों के द्वारा, सवर्णी पेशियों के द्वारा, ये पेशीय बल कहलाएगा। दूसरा, श्वसन क्रिया में फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ठीक है, तो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम जो होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होने के कारण फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, तो ये भी पेशीय बल है। तो फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना या फिर डायफ्राम, जिसे हिंदी में मध्यपट कहते हैं, उसके फैलने सिकुड़ने को ही पेशीय बल का एग्जाम्पल मानेंगे। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, जो धनुष को खींचने के लिए जो बल लगाएंगे वो भी पेशीय बल है। और बैल और घोड़े द्वारा लगाया गया बल, बैल और जो घोड़े हैं, है ना, वो गाड़ी को खींचने के लिए जो बल लगाते हैं या हल को खींचने के लिए बैल या ऊंट जो बल लगाता है वो पेशीय बल का उदाहरण है। हम वस्तुओं को उठाते हैं, किसी बाल्टी को, है ना, या फिर किसी वस्तु को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो उसके अंदर भी पेशीय बल काम करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बल है संपर्क बल के अंदर वो है घर्षण बल, फ्रिक्शन। घर्षण का मतलब क्या है, जैसे दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर घिस रही होती हैं, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो घर्षण बल है। घर्षण बल गतिशील वस्तुओं पर लगता है। खास बात इसमें इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि घर्षण बल के लिए वस्तुओं में गति होनी जरूरी होगी। जैसे मान लीजिए टेबल के ऊपर किताबें दोनों रखी हुई हैं, टेबल भी गति नहीं कर रही और किताब जो है पुस्तक वो भी गति नहीं कर रही, तो वहां घर्षण बल नहीं है। जब अपन किताब को टेबल के ऊपर गति करवाएंगे, दाएं बाएं, है ना, उसको मूवमेंट करवाएंगे, तो उस समय पुस्तक और टेबल के बीच में घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई फर्श है और उस फर्श के ऊपर अपने पास ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं इधर खींच रहा हूं और मैं इसको यहां तक ले आया, ठीक है, तो यहां पर ये जो फर्श और ये जो बॉक्स इसकी सतह है नीचे, ये जो इसमें जो घर्षण बल लग रहा है वो वस्तु की गति के विपरीत होगा, यानी घर्षण बल इसको स्थिर रखना चाहेगा। घर्षण बल क्या चाहेगा, जैसे गति के नियम के अनुसार अपन पढ़ते हैं, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और कोई वस्तु जब स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी। तो घर्षण बल ये चाहता है कि वस्तु स्थिर रहे, ठीक है, परंतु अपन क्या कर रहे हैं, वस्तु को धक्का दे रहे हैं, उसमें गति कर रहे हैं। घर्षण बल इसके विपरीत लगता है, वस्तु की गति इधर होती है, घर्षण बल इसको रोकने का काम करता है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगला पॉइंट है, घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। यानी कि दोनों जो सतह हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल चिकना फर्श है, तो उसके ऊपर वस्तु को खींचना आसान होगा क्योंकि चिकनेपन के कारण घर्षण कम हो जाएगा। और कोई फर्श यदि खुरदरा है, रफ है, उस पर वस्तु को अपन खींचेंगे तो उसमें अपन को अधिक बल लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर घर्षण बल ज्यादा है। घर्षण की कमी के कारण ही हम चिकनी सड़क या बर्फ पर फिसल जाते हैं। ये बर्फ पर चलना आसान नहीं है क्योंकि बर्फ और हमारे जो पैरों के अंदर जो जूते हैं उनके बीच में
घर्षण बल नहीं होने के कारण हम फिसल जाएंगे। जैसे केले के छिलके पर अपना पैर रखते हैं तो वो अपन फिसल जाते हैं, क्योंकि केले का जो छिलका है, केले का छिलके में वहां पर जो चिकनापन है वो घर्षण बल को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो बर्फ है या फिर फुटबॉल के मैदान के अंदर जो दूब घास के ऊपर जो जूते पहनते हैं जो खिलाड़ी, उनके जूतों में नीचे नुकीली कील होती है। ठीक है, ताकि वो आसानी से उसको पकड़ कर सके, वो खिलाड़ी जो है या बर्फ पर चलने वाला जो भी यात्री है वो फिसले नहीं। यह एक क्षयकारी बल है। क्षयकारी यानी कि नुकसानदायक, हानिकारक बल है, क्योंकि अपन वस्तु को खींच रहे हैं और ये घर्षण बल उसको खींचने नहीं दे रहा है, तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमारे जो बल है उस बल का नुकसान होगा, उसका क्षय होगा, हानि होगी, इसलिए एक हानिकारक बल है। अब जो घर्षण बल है इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है सीमांत या स्थितिक घर्षण। ठीक है, दो नाम है इसके, सीमांत या स्थितिक घर्षण। किसी वस्तु को खिसकाने हेतु पर्याप्त बल सीमांत घर्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और ये यहाँ फर्श के ऊपर एक जगह स्थिर रखा हुआ है और मैं इधर इसके बल लगा रहा हूं, इसको धक्का दे रहा हूं। ठीक है, और जब मैंने और बल लगाया तब ये यहां से खिसक करके यहां तक आ गया। ठीक है, जब मैंने थोड़ा बल लगाया तो इसके अंदर इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु मैंने इसको खिसकाने के लिए और बल लगाया तो ये जो पर्याप्त बल मैंने लगाया है जिसके कारण ये खिसक करके इसमें विस्थापन हो गया, खिसकने का मतलब विस्थापन हो गया, यही सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, दूसरा दो पॉइंट है वो है सर्पी घर्षण या गतिज घर्षण या फिसलन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर खिसकती हुई चलती है तो दोनों सतहों के मध्य घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसा अभी अपन ने ऊपर ये कोई बॉक्स है उसको फर्श के ऊपर अपन इस प्रकार से धक्का देके इसको यहां ले आए तो यहां फर्श और इस वस्तु की सतह के बीच में जो घर्षण हो रहा है यह सर्पी घर्षण कहलाएगा। ठीक है ना, खिसकाने पर। अगला है लोटनिक घर्षण या लुढ़कन। लोटनिक नाम क्या है? लोटनिक यानी लुढ़कना। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई इस प्रकार से एक लकड़ी का कोई एक फट्टा है और उसके ऊपर अपने को सिलेंडर, जो सिलेंडर गोल होता है उसको रख दिया सिलेंडर को। ठीक है ना, मान लीजिए सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अपन यहां से लुढ़काएंगे तो ये लुढ़कता हुआ ना, यानी कि रोटेट होता हुआ लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। जैसे रोलर है, अपने पहिए हैं ना, पहियों के अंदर भी कौन सा घर्षण होता है? लोटनिक या लुढ़कन होता है। पर गति करने वाली वस्तुओं की स्थिति में घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे बॉल बियरिंग, बेरिंग आता है ना अपने साइकिल के पहिए में, मोटरसाइकिल के पहिए में इस प्रकार से बेरिंग आता है, ये ना लोहे का बना हुआ, इसमें यहाँ ये गोलियां होती हैं, ऐसे ये देखा होगा आपने बेरिंग। तो ये बेरिंग जो है क्या काम करता है? ये लुढ़कन, ठीक है ना, यानी घूमता रहता है, लुढ़कन घर्षण का एग्जाम्पल है। नोट लगा के लिखा है कि लुढ़कन घर्षण जो है वो फिसलन की तुलना में कम होता है। सीधी सी बात है, तो अपन किसी वस्तु को फर्श पे यहाँ ऐसे मान लीजिए खींच करके यहाँ तक लेके जाएंगे तो हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। और अपने पास एक क्या है कि अगर इस वस्तु को ये वस्तु गोल है तो उसको अपन क्या करेंगे? लुढ़का करके ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर को आप घसीट करके ले जाओगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और उस सिलेंडर को आप गोल गोल घुमा करके रोटेट करते हुए से ले जाओगे, है ना, तो आपको कम जोर आएगा, कम बल लगाना पड़ेगा। तो लुढ़कन जो घर्षण है वो फिसलन की तुलना में कम होता है। चौथा जो घर्षण है ये है तरल घर्षण। तरल घर्षण का मतलब ये है कि वायु या द्रव्य, द्रव्य में कोई भी लिक्विड हो सकता है ना, पानी भी हो सकता है या अन्य कोई तरल पदार्थ हो सकता है, में गतिशील वस्तुओं पर लगने वाला बल तरल घर्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उल्काएं, जो उल्कापिंड होते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर वायु के घर्षण के कारण, क्योंकि हमारी वायु में क्या है, छोटे छोटे धूल के कण है, तो जो उल्कापिंड बड़ी स्पीड से हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा होता है, जब वो वायुमंडल में आएगा तो वायुमंडल के अंदर धूल के कणों से उसका घर्षण होगा, धूल के कण उससे उल्कापिंड से टकराएंगे, उसके कारण उष्मा पाकर यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। जैसे अपन दोनों हाथ के हथेले को रगड़ते हैं जोर जोर से तो हमारी हथेलियां गर्म हो जाती हैं, या फिर आप अपने हाथ को जोर से फर्श के ऊपर या दीवार पे बार बार अपन घसीटेंगे तो हमारा हाथ जो है वो गर्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उल्कापिंड है, ये भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और चमकने लगता है, उससे चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं कि तारा टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वास्तव में वो तारा नहीं है, वो क्या है? उल्कापिंड है जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है और वो जल करके वहीं नष्ट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, बहुत बड़े जो उल्कापिंड होते हैं वो इतने पूरे संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाते हैं,
बहुत बड़ा आकार होता है, वो घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भाग जो है हमारी पृथ्वी पर नीचे तक पहुंच जाता है, नीचे गिर जाता है। तरल घर्षण को कम करने के लिए ही वायुयानों की विशेष डिजाइन बनाई जाती है। देखो वायुयान को आगे से इस प्रकार से ऐसा बनाया जाता है ना। ये एरोप्लेन जैसे मान लीजिए, एरोप्लेन बना रहा हूं मैं डायग्राम, ठीक है, ये अपना एरोप्लेन है मान लीजिए। तो आगे से देखते हो आप ये कैसा है, इस प्रकार से नुकीला बनाते हैं ताकि जो वायु है यहाँ पर, है ना, उसके घर्षण को कम कर सकें। अगर मान लीजिए अपन वायु को, एरोप्लेन को इस प्रकार से ऐसे बनाएं, ठीक है, इसका सिरा आगे वाला ऐसा कर दे, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यहाँ इसमें घर्षण बल ज्यादा लगेगा, जिसके कारण इसका वायुयान का वेग जो है, स्पीड है, वो कम हो जाएगी। इसलिए अपन विशेष डिजाइन तैयार करते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार जो है वो किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। क्योंकि यहाँ पर वायुयान का नाम आया है इसलिए मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। देखिए ये कर्षण अलग है, ठीक है। ये तरल पदार्थ द्वारा जो, जैसे हवाई जहाज के जगह अपन बात करें पानी वाले जहाज की, तो पानी वाले जहाज की डिजाइन भी देखो इस प्रकार से, आगे से कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना, ऐसे होते हैं आगे से पीछे से ऐसे। तो यहाँ पर ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ये तरल जो है, आगे पानी जो है, उसके घर्षण को कम कर सकें। अब ये घर्षण जो है ये एक आवश्यक दोष है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, यानी कि घर्षण जो है वो जरूरी भी है, आवश्यक भी है, लेकिन ये दोष है। दोष का इसमें कुछ हानि भी है, कमी भी है। अब इसके लाभ क्या है और हानि क्या है वो पढ़ेंगे। लाभ ये है कि चलने में सहायक है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हम बार बार पृथ्वी पे गिरते रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, आसानी से दौड़ नहीं पाएंगे। ब्रेक द्वारा वाहन को रोकना, हम ब्रेक लगा करके वाहनों को रोकते हैं तो उसमें घर्षण बल ही काम करता है। पहिए के बीच में और हमारे जो ब्रेक है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, तो वो घर्षण बल ही उसको रोक पाता है। इसमें हानि क्या है कि घर्षण बल के कारण एक तो ऊर्जा की हानि होती है, और घर्षण बल के कारण ही मशीनों के जो कल पुर्जे हैं उनमें घिसावट हो जाती है, क्योंकि घर्षण बल के कारण आपस में एक दूसरे पर वो पुर्जे घिसेंगे, तो घिसने के कारण वो पुर्जे खराब हो जाते हैं, जैसे हमें बार बार नए पुर्जे डलवाने पड़ते हैं। फिर अगला पॉइंट है घर्षण कम करने की विधियां, कि घर्षण बल को किस प्रकार से कम करते हैं हम दैनिक जीवन में। एक तो हम मशीनों के लिए तो यूज करते हैं स्नेहक का, जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे अपन चाहे सिलाई मशीन हो या कोई मशीन, उसमें तेल ऑयल डाल देते हैं या ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। ये मशीनों के अंदर क्या करते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं, घिसावट कम होती है, आसानी से वो जो है मशीन है बिल्कुल सरल तरीके से चलना शुरू हो जाती है, उसमें अपन को बल कम लगाना पड़ेगा। दूसरा, अपन छोटे बच्चे जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो देखते हैं अपन बार बार वहां पर पाउडर का छिड़काव करते हैं, तो पाउडर का जो छिड़काव है, पाउडर क्या काम करता है, उस घर्षण बल को कम करता है, एक प्रकार से स्नेह का काम करता है, ताकि जो कैरम बोर्ड पे जो गोटियां हैं वो आसानी से फिसल सकें। ये जो बॉल बेयरिंग है, बेयरिंग की बात करते हैं अपन, ये गाड़ियों मशीनों के अंदर इसको लगाते हैं, ये भी घर्षण को कम करने के लिए लगाते हैं। ये क्या करता है, ये स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है, ठीक है। यानी कि जो स्थैतिक घर्षण है, अपन किसी वस्तु को धक्का दे करके उसको खिसका रहे हैं, तो उसके बाद में ये गति करना शुरू कर देगा, बेरिंग घूमना शुरू हो जाएगा। तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में कौन बदलता है, बॉल बेरिंग। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे असंपर्क बलों की। असंपर्क बल का मतलब ये है, यानी कि इसमें दो वस्तुएं जो है वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, उनका आपस में कोई संपर्क नहीं है। इसके लिए हम मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत बल पढ़ेंगे, उसके बाद में चुंबकीय बल, और फिर गुरुत्वीय बल। जब वस्तुएं बिना संपर्क में आई ही बल लगाए तो उसे असंपर्क बल कहेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो नाम क्या है, स्थिर विद्युत बल। देखिए विद्युत जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो धारा विद्युत, एक स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, जब अपन किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु तो पॉजिटिव धनावेशित हो जाएगी, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज वाली हो जाएगी। उन दोनों वस्तुओं पे आवेश आ जाते हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, ठीक है। अब यहां जो विद्युत आवेश स्टोर हो चुका है उसे अपन स्थिर विद्युत कहते हैं। और धारा विद्युत किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते वस्तुओं के ऊपर। तो ये स्थिर विद्युत की बात कर रहा है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत आवेश या बल कहलाता है। जैसे अपने पास जो घरों में कंगा है या प्लास्टिक की कोई स्केल है, उसको हम सूखे बालों में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होगा, ये जो स्केल या कंगा है ये आवेशित हो जाएगा, उसके ऊपर स्थिर आवेश आ जाएगा, यानी कि कंगे या स्केल के ऊपर स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश क्या करता है, एक बल लगाता है, बल लगाने से ये कागज के टुकड़ों को
अपनी ओर खींचता है, कागज या घास फूस के टुकड़े जो है वो स्केल या कंघे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बल है? स्थिर विद्युत बल है। दूसरा जो बल है वो चुंबकीय बल। चुंबक आपने देखी होगी, चुंबक के दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ चुंबक के कारण लगने वाले आकर्षण बल जो विपरीत ध्रुव है, जैसे मान लीजिए चुंबक है, ये इसका सिरा है नॉर्थ और ये साउथ, ये दूसरी छड़ चुंबक है। ठीक है, ये इसका सिरा है नॉर्थ और ये साउथ। तो ये दोनों जो विपरीत सिरे हैं, ये साउथ और नॉर्थ, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगी, आकर्षण होगा। और जब चुंबक के दोनों ध्रुव समान होते हैं, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये चुंबकीय बल के एग्जाम्पल है। आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, दोनों ही चुंबकीय बल के अंदर आते हैं, जिसको अपन अंग्रेजी में मैग्नेटिक कहते हैं। तीसरा जो अस्पर्श बलों का एग्जाम्पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के अंदर इसी से पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी बात करेंगे। इसकी खोज न्यूटन ने की थी, यानी न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ठीक है, कि कोई भी वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर ऊपर से नीचे की ओर क्यों आ रही है, हम ऊपर की तरफ वस्तु फेंकते हैं वापस नीचे की ओर आ जाती है। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसा बल है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया, जो वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट ये बता रहा है कि इनके अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी दो कण कण या पिंड हो सकते हैं, एक दूसरे को बल लगाकर आकर्षित करते हैं, उसे ही गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है और बहुत सारे ग्रह हैं, वो एक निश्चित पथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और ये खींचे हुए हैं, अपने पथ में जमे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल के टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ इस फार्मूले से निकल करके आएंगे। ये तो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, तो देखते हैं। न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये कोई एक पिंड है, एक वस्तु है, और ये दूसरी वस्तु या पिंड बोल दीजिए, इसका द्रव्यमान है वो है m1, ठीक है, और इसका द्रव्यमान क्या है? m2। तो ये बता रहा है कि यहाँ ये m1 और m2 इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इनका दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स। ठीक है, यानी कि ये समानुपाती का निशान, ये जो सिंबल है चिन्ह, ये ऊपर वाले को अपन कहेंगे समानुपाती, और नीचे वाला जो आर स्क्वायर लिखा है, ये आर जो है ये कुछ बुक्स में आपको यहाँ डी भी मिल सकता है, यानी कि डी स्क्वायर। तो डी का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है डी, ये इसको डी स्क्वायर कह सकते हैं या आर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दूरी का जो वर्ग है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बटा में है, नीचे है फोर्स एफ और डी जो है उसके बटा में है यहाँ पर, तो इसको अपन कहते हैं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग का मतलब स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। जब डी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो एफ का मान कम होगा, और जब डी कम हो जाएगी तो एफ का मान ज्यादा होगा। अपोजिट होता है, डी कम तो एफ ज्यादा, डी ज्यादा तो एफ का मान कम। ठीक है, तो यहां पर एक खास बात और है, ये जो दूरी मापते हैं ये कहां से मापते हैं? दो पिंडों के बीच में इनका जो सेंटर, ये बिंदु ये वाला, और दूसरा जो पिंड है उसका ये बिंदु, दूरी हमेशा इनकी ये सेंटर से मापी जाएगी। ठीक है ना, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो ये डिस्टेंस है, यहां से दूरी मापते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये जो समानुपाती का जो सिंबल है, इसको हटाने के लिए अपन यहाँ पर एक कैपिटल जी ले लिया, जो कि एक नियतांक है, कॉन्स्टेंट है। जी का मान कितना होता है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं। कैपिटल जी 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फिक्स होता है, ये सार्वत्रिक है, सभी पिंडों के लिए बराबर है। ठीक है, चाहे कोई दो पिंड हो, यूनिवर्सल है, सभी के लिए बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल माना गया है। जितने बल अपन पढ़ेंगे उनमें सबसे वीक जो फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण बल को ही माना गया है। गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर टिकी हुई हैं। आप अपने चारों तरफ वस्तुएं देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिकी हुई हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। नदियों में पानी का नीचे की ओर बहना, यानी कि पानी ढाल की तरफ बहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। समुद्रों में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटे आते हैं। समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है, लहरें उठती हैं, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। बॉल पेन का कार्य करना, अपना जो स्याही का पेन है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही स्याही जो है वो नीचे की तरफ आती है,
है ना, निफ के अंदर स्याही आती है। जब आपने कभी नोट किया होगा एरोप्लेन में अपन जब सफर करते हैं तो हमें ये संकेत दिया जाता है कि आपके पास यदि बॉल पेन है तो उसको खाली कर लीजिएगा, स्याही वाला पेन, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होने के कारण वो जो स्याही है पेन की, बॉल पेन की, वो बाहर आ जाएगी, और बाहर आने से क्या होगा, अपनी जो शर्ट वगैरह है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो बॉल पेन के अंदर जो है वो स्याही जो है नीचे की तरफ आना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। और वायुमंडल की हवा, जो हमारे एटमोस्फेयर में जो हवा है चारों तरफ, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो ये वायु भी नहीं ठहरेगी। अब यहां पर एक बात और आती है, गुरुत्व त्वरण क्या है। जब बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की तो गुरुत्व त्वरण की बात करेंगे। जैसा कि अपने ऊपर पढ़ा था पहले कि एफ बल बराबर होता है एम ए। ये ए का मतलब तो क्या है, जब पृथ्वी की धरातल पे क्षितिज इधर और इधर अपन किसी वस्तु की गति करवाते हैं, है ना, अपन किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं, तब तो वो कहलाता है त्वरण। लेकिन जब हमें इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर किसी वस्तु को ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे लेके आए, तो यहां पर जो त्वरण होगा वो जी कहलाएगा, स्मॉल जी, गुरुत्व त्वरण कहलाएगा। क्लियर? यानी कि जो न्यूमेरिकल बनता है उसमें हमें यहां कंफ्यूज होता है कि ये ए जो है त्वरण है, ये तो कहां काम में लेते हैं, वस्तु को धक्का देना या खींचना। ठीक है, वस्तु पृथ्वी के क्षैतिज, क्षैतिज मतलब इधर आगे तरफ पीछे की तरफ। ठीक है, और जो ऊपर नीचे अपन वस्तुओं को लेके जाते हैं या नीचे लाते हैं, तो उस समय यहां पर जो त्वरण हो रहा है वो गुरुत्व त्वरण कहलाता है, स्मॉल जी। यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। एम तो क्या रहेगा, उस वस्तु का मास, द्रव्यमान, वो तो बराबर ही है, लेकिन यहां पर ये जो जी है ये अलग हो जाता है, तो इसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखिए अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक फार्मूला कि एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम वन, यानी कि पहला जो पिंड है उसका द्रव्यमान, इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां देखिए ये जो वैल्यू है ये कैसी आई, जी इक्वल टू एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि एफ बराबर होता है एम ए, परंतु अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, गुरुत्व त्वरण के लिए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो यहां मैं इस एफ के लिए मान रख दूं, यानी कि ये एम और जी इज इक्वल टू, अब ऐसा कैसा वापस अपन लिख दें, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहां पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, ये पृथ्वी है, और ये दूसरी वस्तु, इसके ऊपर कोई गेंद है, कोई फुटबॉल अपन ऊपर उछाल रहे हैं, तो ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये वस्तु जो है, ये वस्तु ये तो m1 है, और ये जो पृथ्वी ये क्या है, m2। क्लियर? लेकिन पृथ्वी की तुलना में ये जो m1 वस्तु है ये बहुत छोटी है, इसको अपन नगण्य मान लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये जो m है, ये m और ये m, यहां m1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, वो वस्तु, जिस वस्तु के लिए अपन बात कर रहे हैं वो वस्तु यही तो m1, तो ये m और ये m1 जो है इसको यहां से कट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन m2। m2 क्या है, पृथ्वी, इसलिए यहाँ m2 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो कैपिटल m लिखेंगे, और अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, इस पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ केंद्र से इसकी दूरी है ना, सतह तक की जो दूरी है ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जी सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक है, जो ऊपर आया था वही है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और एम क्या है, एम मैंने बताया पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 6 गुणा 10 की घात 24 केजी, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। ठीक है ना, ये मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी का मात्रक मीटर है और द्रव्यमान का मात्रक केजी है। ठीक है, हम यहाँ SI मात्रक की बात करेंगे। फिर अगला पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो कोई वस्तु गिर रही होती है तो वस्तु के द्रव्यमान, देखो यहाँ जो फार्मूला अपन ने लिखा है इसमें यहाँ वस्तु का द्रव्यमान तो अपन लिया ही नहीं है, पृथ्वी का द्रव्यमान लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वो जो स्मॉल m था और यहाँ जो स्मॉल m था वो दोनों जो कट हो गए थे, तो ये इस पर तो निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है, जी का मान, एक तो नियतांक ये तो फिक्स है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है, दूसरा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जी का मान ज्यादा होगा, त्रिज्या ज्यादा होगी तो जी का मान कम होगा, त्रिज्या कम होगी तो जी का मान ज्यादा होगा। पृथ्वी पर त्रिज्या एक समान नहीं है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। ठीक है, उसकी त्रिज्या अलग अलग है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कहां कम है कहां ज्यादा है, देखते हैं। पृथ्वी सतह पर जी का मान जो है 9.8 बटा मीटर सेकेंड
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये फिक्स है। राउंड फिगर में इसको 10 भी लिख सकते हैं अपन, परंतु ऊंचाई या गहराई में जाने पर घटता है। जी का मान जो अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा और गहराई में जाएंगे तो भी घटेगा। ये धरातल के ऊपर है, सतह के ऊपर है 9.8। ठीक, अब ये जो खास बात आ रही है वो ये है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। केंद्र पर शून्य क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी जो है उसका केंद्र ये बीच में, तो यहाँ त्रिज्या जो है वो शून्य है, त्रिज्या कुछ है ही नहीं, तो त्रिज्या अगर जीरो है तो जी का मान भी जीरो होगा फार्मूले के अनुसार। जो अपने जो फार्मूला नहीं रहा है आर जीरो है, तो यहाँ पर जी का मान भी जीरो हो जाएगा। दूसरा, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम और ध्रुवों के ऊपर अधिक होता है। देखिए पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से है, मैं बना रहा हूं, ऐसे है पृथ्वी की संरचना। ये इसका केंद्र है पृथ्वी का, यहां से ये दूरी माप रहे हो आप, ग्लोब देखा है, तो ये अब इसका क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और इधर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या है, विषुवत रेखा। तो आप देख रहे होंगे केंद्र से जो विषुवत रेखा की जो दूरी है ये आर, इसका मान ज्यादा है, ये दूरी आपको ज्यादा दिख रही है। और ये जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं अपन, ये आर जो है इसका मान कम होता है। तो आर का मान यदि कम होगा तो जी का मान ज्यादा होगा। तो ये क्या बता रहा है कि भूमध्य रेखा ने कि विषुवत रेखा एक ही बात है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर जी का मान कम होता है, क्योंकि आर का मान ज्यादा है, आर ज्यादा है तो जी का मान कम होगा। ठीक है, फार्मूले के अनुसार। और ध्रुवों के ऊपर अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पे आर का मान क्या है, जो त्रिज्या है वो कम होती है, त्रिज्या कम होने से आर का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्वरण की तुलना में 1/6 होता है। जी का मान जो है वो 1/6 होता है। या अपने इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल कई बार बन जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का यहाँ जो वजन है वो 60 किलो है, तो चंद्रमा पे कितना होगा, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पे उसका वजन 10 kg होगा। क्लियर? चलिए अपन बात करते हैं द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है। पहले बात करेंगे द्रव्यमान की। द्रव्यमान या मास किसे कहते हैं? वस्तु में उपस्थित द्रव्य या कणों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रा किलोग्राम है, और वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र एक समान रहता है। यानी कि द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पे चले जाओ और चाहे आप अंतरिक्ष में चले जाओ या ध्रुवों पे या विषुवत रेखा पे, सब जगह एक बराबर बराबर होगा। जैसे 10 kg है तो 10 kg होगा। लेकिन भार जो है, भार क्या होता है, देखिए बात करें अपन, एफ जो है, एफ इक्वल टू होता है, अपन को पता है कि mg। ठीक है, क्योंकि अपन अपने को अपना भार अपन तुलते हैं, तोलता है, तो अपन को पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, तो यहाँ पर अपने लिए ये m इंटू जी आएगा। ये अपना द्रव्यमान है, और ये जी अगर गुणा कर देंगे द्रव्यमान और इस दोनों को, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को गुणा कर देंगे तो ये एफ आ जाएगा। एफ को ये अपन भार कहते हैं, बल कहते हैं, यानी कि बल और ये वेट एक ही बात है। तो पहले अपन बात कर रहे हैं मास की। जो मास है वो तो एक समान रहता है, द्रव्यमान तो एक समान रहेगा। और भार जो है वो क्या होता है, यानी कि एफ इक्वल टू mg होता है, हमें पता है। और गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वीय बल अपन को खींच रहा है, वही क्या अपना भार बनाएगा। यानी कि हमारा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, अपना भार कहलाता है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही वस्तु का भार कहलाता है। जैसे m क्या होगा, द्रव्यमान, और g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, m और g। क्लियर? तो यहां पर इसका मात्रक न्यूटन होता है। ये वही बात है कि एफ बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो जो गुरुत्वीय, जो अपना जो भार है एक प्रकार से, वो क्या है, वो बल ही तो है। पृथ्वी अपन को नीचे की ओर खींच रही है, उसी कारण अपना भार हो रहा है। भार को किलोग्राम भार में व्यक्त करते हैं। देखो केवल द्रव्यमान के लिए तो केवल किलोग्राम यूज करते हैं, और भार के लिए अपन क्या करते हैं, किलोग्राम भार। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन ये कहते हैं कि आपका वजन कितना है, तो अपन कहते हैं कि 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, है ना। तो वो गलत है। भार का तो पूरा अपन कहें तो किलोग्राम भार कहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही शामिल है। जैसे मेरा भार 27 किलोग्राम भार है, ठीक है, 27 किलोग्राम भार है, दोनों साथ में आएंगे दोनों शब्द। किलोग्राम तो क्या हो गया, यहाँ m और g का मान यहाँ भार को दर्शाता है। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम भार का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। जैसे यानी कि W इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि 1 किलोग्राम भार की बात करें, तो यहाँ m का मान अगर 1 kg है तो उसे हम g से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8। ठीक है, तो 1 को 9 से 9.8 से गुणा करेंगे तो 9.8 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 9.8, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 किलोग्राम भार यानी कि 9.8 न्यूटन ही होता है। भारहीनता की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के भारहीनता की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के शून्य होने पर होती है। यानी कि भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये मैं गलत छपा यहाँ पर। भारहीनता की स्थिति जो है वो जब गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाएगा, यानी पृथ्वी का मान लीजिए अचानक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हट गया,
कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, शून्य है, तो हम भारहीनता की स्थिति में आ जाएंगे। अंतरिक्ष में जो भी वैज्ञानिक जाते हैं वो भारहीनता की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक है, अगला है भार परिवर्तनीय है, क्योंकि भार अलग अलग होगा। क्यों होगा? कि ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होने के कारण, अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी है और ध्रुव के ऊपर यहाँ त्रिज्या कम है, आर कम है, उसके कारण भार उसमें ज्यादा होगा। और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होने के कारण भार कम होता है, विषुवत रेखा पे भार कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्रुवों से 10 केजी भार 10 केजी भार की चीनी लेके चलता है, ध्रुव पर तोला है, तो उस समय उसका वजन कितना है? 10 केजी भार। और जो विषुवत रेखा की ओर आएगा, ठीक है ना, तो उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहां विषुवत रेखा पे आकर के तोलेगा तो उसका मान कम हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या ज्यादा होगी, त्रिज्या ज्यादा होने पर उसका मान कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान तो वही रहेगा। द्रव्यमान तो यूनिवर्सल सारी जगह एक समान रहेगा, जो मास है द्रव्यमान, लेकिन भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला जो बल है वो है संतुलित बल। देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों में है, अपने अंतर के साथ समझेंगे। किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत है जिसके परिणामी बल का मान शून्य है, तो बलों के समूह को संतुलित बल कहते हैं। ये हमें एक एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे किसी चट्टान को पेश बल से धक्का देने पर, कोई बड़ी चट्टान है, हम उसे धक्का दे रहे हैं और वो नहीं खिसक रही है। क्यों नहीं खिसक रही है? क्योंकि घर्षण बल वहां पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये संतुलित बल है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, हमने धक्का लगाया, तो एक प्रकार से संतुलित बल कहलाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत है और उनके परिणामी बल का मान शून्य नहीं है, तो वो असंतुलित बल कहलाएगा। जैसे बल लगाने पर किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन हो जाए, अगर हम किसी वस्तु को धक्का दें और वो खिसकनी शुरू हो जाए, उसमें विस्थापन हो जाए, तो वो असंतुलित बल कहलाएगा। और जब वस्तु नहीं खिसकती है, ठीक है, खिसकती नहीं है, तो वो उस समय जो बल कहलाता है वो संतुलित बल कहलाता है। क्लियर? अगला जो पॉइंट है वो है संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर ऊर्जा वही रहे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये ऐसी गति कर रही है और जो ये स्थिर अवस्था में आ गई तो उसमें उतनी ही ऊर्जा है, तो वो बल कहलाएगा संरक्षी बल, यानी कि उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं हुआ। और असंरक्षी बल किसे कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे? जब गतिशील वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आती है तो ऊर्जा का मान बदल जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, तो उसे अपन असंरक्षी बल कहेंगे। ठीक है, फिर दो बल साथ आते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। पहले अपन बात करेंगे अपकेंद्रीय, इसे ही अपन केंद्रा अपसारी बल कहते हैं, केंद्र प्लस अपसारी, केंद्रा अपसारी बल। इंग्लिश में उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यहां से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखिए, नाम क्या है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्त है और ये केंद्र है इसका, तो केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, केंद्र से परिधि की ओर जो बल लगता है, ये परिधि है, वो अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। और जो अभिकेंद्रीय जो होगा, नीचे वाला अपन पढ़ेंगे, वो परिधि से केंद्र की ओर बल लगता है, उसे कहते हैं अभी। अभी का मतलब होता है की ओर, केंद्र की ओर बल लगता है। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि अपकेंद्रीय बल की। यह एक आभासी बल है, यह वास्तविक बल नहीं है, इसको आभासी बल माना गया है। इसमें किसी वस्तु पर बल केंद्र से परिधि की ओर लगता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े जो है अपन डालते हैं, वो केंद्र से बाहर की ओर धकेले जाते हैं। मथानी, मथानी यानी कि जो दूध और दही से अपन मक्खन निकालने की जो मशीन है जो घूमती है, वो भी केंद्र से बाहर की ओर बल लगाती है। ठीक है ना, परिधि की ओर बल लगाती है, दूध को बाहर की ओर फेंकती है, दही को बाहर की ओर फेंकती है। जब पानी की बाल्टी तेजी से ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाते हैं, तब पानी बाल्टी की उच्चतम स्थिति पर भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्रण बल जो है वो पानी के वजन से अधिक होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से बना रहा हूं, और उसके हाथ में एक बाल्टी है और ये बाल्टी को इस प्रकार से ऊपर नीचे घुमा रहा है, ठीक है ना, बाल्टी को पकड़ करके। तो बाल्टी यहाँ पर कैसी होगी? बाल्टी यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे है, इसमें पानी है, तो ये पानी बाहर नीचे की ओर नहीं गिरेगा। ठीक है, क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इस समय जब ये घुमा रहा होता है तो उस समय इसका ये अपना जो ये केंद्र से इधर जो बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल, ये इस पानी के बाहर से ज्यादा है, यानी कि पानी वाला जो वजन है वो पानी नीचे की ओर इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो अपकेंद्रीय बल है, ये अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा है।
अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होगा तो ये पानी नीचे की ओर नहीं गिरेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय का मतलब क्या है, जैसे ये वर्ताकार है, परिधि से केंद्र की ओर बल लग रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर अभिकेंद्रीय। वर्तीय पथ में गति करती हुई कोई वस्तु जिस पर बल केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे दुपहिया वाहन चलाते समय मोड़ में सवार का केंद्र की ओर झुकना, जब घुमाव आता है तो अपन केंद्र की ओर झुकते हैं। जैसे ये घुमाव है सड़क का, ऐसे सड़क है तो हम यहाँ अपने आप को अंदर की तरफ झुकाते हैं, ठीक, ताकि अपन अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके, जिसके कारण फिसले नहीं। और आपने नोट किया होगा जहां पर घुमाव होता है वहां सड़क जो है वो बाहर की ओर तो ऊंची उठी हुई होती है, और इधर अंदर की तरफ जो है वो घुमाव की तरफ जो है अंदर की तरफ वो नीचे की ओर होगी, उसमें ढाल होगा। ठीक है, ताकि गाड़ी जो है वो बाहर की ओर नहीं जा पाए, अंदर की तरफ फिरे घुमाव के समय। मौत के कुएं में करतब दिखाना। मौत के कुएं में जब गोल गोल मोटरसाइकिल से या कार से कोई व्यक्ति घूमता है तो उस समय जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, बाहर से अंदर की ओर बल लग रहा होता है, वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल होता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अंत में दो बल जो है सहसंजक बल कोहेंसिव फोर्स और असंजक बल एडहेंसिव फोर्स की बात करेंगे। देखिए नाम क्या, सहसंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे पानी की दो बूंद है, एक पानी की बूंद ये है, दूसरी पानी की बूंद ये है, इन दोनों बूंदों के बीच जो बल लग रहा है यानी कि एक ही पदार्थ है, तो ये कहलाएगा सहसंजक बल। असंजक बल किसे कहेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थ, यानी कि दो पदार्थ अलग अलग हैं। जैसे लिफाफे पर डाक टिकट का चिपकना, जो गोंद है और जो लिफाफा है वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो उस समय गोंद और लिफाफा दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो ये कहलाएगा आसंजक बल। और अंतिम जो बल है वो है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो है अपना एक टॉपिक है दाब, उस दाब वाले वीडियो में हम समझेंगे उत्प्लावन बल के बारे में डिटेल से, क्योंकि वहां दाब वाले पॉइंट के अंदर आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है वहां ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा अपना उत्प्लावन बल वाला पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बल के जो प्रकार हैं और वहां जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर या अन्य कोई भी एग्जाम है सेकेंडरी लेवल तक जो बल के जो टॉपिक है वो सारे हमने समझे हैं, क्लियर किए हैं। धन्यवाद।